नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज है 25 जून 2025। आज से 50 साल पहले 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाने पर फैसला हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे संविधान हत्या दिवस का नाम दिया है और आज देश में संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले आपातकाल के 50 साल को याद करते हुए कल रात को यानी 24 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो संस्थान है, स्मृति संस्थान है, उसकी तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया गया, जिसको अमित शाह होम मिनिस्टर साहब ने संबोधित किया। अमित शाह ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि आपातकाल या तानाशाही कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, किसी व्यक्ति का मसला नहीं है। लोकतंत्र और तानाशाह दो भावनाएं हैं, दो अलग अलग भावनाएं हैं और हिंदुस्तान में हमेशा लोकतंत्र जीतता है। उन्होंने कहा कि आज भी युवा है और फिर कभी किसी ने ये गलती की, किसी ने ये हिमाकत की कि वो तानाशाह बनना चाहेगा, तो हिंदुस्तान का नौजवान फिर से जेपी बनकर खड़ा हो जाएगा। 50 साल हो गए हैं, जो नई पीढ़ी है। अमित शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि 50 साल बाद इस पर बात करना क्यों जरूरी है। बहुत जरूरी है, उन्होंने कहा, क्योंकि इसको समझने से ही हम आगे बढ़ पाएंगे और अगर लोकतंत्र को बचाना है तो आपातकाल को समझना जरूरी है। आपातकाल में क्या हुआ? 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में भरा गया। जितने अधिकार थे आजादी के, उनको एक तरह से कुचल दिया गया। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूस दिया गया। बिना कारण ही उन पर अलग अलग तरह की धाराएं लगाई गई। मीसा में बंद किया गया। प्रधानमंत्री के अधिकारों को बढ़ा दिया गया। संसद के अधिकारों को बढ़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों पर कमी की गई। ये सारी बातें हुई हैं। तो यदि हमें लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो आपातकाल को याद रखना भी जरूरी है, उससे सबक लेना भी जरूरी है। अमित शाह ने कहा कि शाह कमीशन की रिपोर्ट सबको पढ़नी चाहिए। वो भी एक आइसबर्ग जितनी बात है कि आपातकाल में जो हुआ उसका एक बहुत छोटा हिस्सा जिस्ट उन्होंने कहा वो है, लेकिन फिर भी आपको समझ आएगा कि आपातकाल में क्या हुआ। बहुत सारी बातें आपातकाल को लेकर जिन पर चर्चा होनी चाहिए, होती भी रही है। संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, 50 साल की बरसी के तौर पर उसे देश भर में मना रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के तौर पर हो रहा है। क्या देश में इस सब पर चर्चा हो रही है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं बात करता हूं 25 जून 1975 की रात की। 25 जून 1975 की रात को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी नेताओं की एक रैली हो रही थी, जिसे जेपी यानी जयप्रकाश नारायण लीड कर रहे थे। और जब वो रैली हो रही थी रामलीला मैदान में, तो वहां पर एक नारा गूंज रहा था रामधारी सिंह दिनकर की कविता का कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। इसने एक घबराहट भर दी थी तब की सरकार में। शायद जब वो रैली में लाखों लोग रामलीला मैदान में मौजूद थे और दर्जनों विपक्षी नेता उस मंच पर मौजूद थे, उसमें जेपी भी थे, मोरारजी देसाई भी थे, जॉर्ज फर्नांडिस भी, और तमाम तरीके के लोग थे और तमाम नेता वहां पर मौजूद थे। लेकिन उसी समय प्रधानमंत्री आवास यानी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस वक्त, वो अपनी गाड़ी से निकली। उनके साथ सिद्धार्थ शंकर रे थी। समय था रात के 8:30 बजे। वो गाड़ी वहां से निकली और राष्ट्रपति भवन पहुंची। राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद साहब। उनको प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बताया कि वो देश की स्थिति क्या है और वो देश में आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी लगाने वाली है। उसके बाद उन्होंने वो फाइल रात को 11 बजे फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति जी के पास भेजी और 11:45 पर उन्होंने दस्तखत कर दिए। वो लंबी स्याह रात उस दिन शुरू हुई 25 जून 1975 को, जो 21 मार्च 1977 को खत्म हुई जब इमरजेंसी को हटाया गया। लेकिन बात करते 25 जून की ऐसी घटनाएं जिनका चर्चा आमतौर पर नहीं होती। प्रधानमंत्री के मीडिया एडवाइजर थे एच वाई शारदा प्रसाद। बहुत ताकतवर लोगों में से माने जाते रहे हैं। उन पर प्रधानमंत्री को विश्वास भी बहुत था। उनके बेटे हैं आरवी शारदा प्रसाद। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उस रात को जब वो रैली खत्म हुई तो उसके बाद डिनर के लिए वो सभी नेता
एच.वाई. शारदा प्रसाद और जो आर.वी. शारदा प्रसाद हैं, उनके मामा थे राधा कृष्णन साहब। राधा कृष्णन साहब का घर था दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे। वहाँ पर वो डिनर का आयोजन किया गया था। तो डिनर हुआ, जयप्रकाश नारायण वहाँ पर मौजूद थे, मोरारजी देसाई थे, बीजू पटनायक थे। उन लोगों में काफ़ी गरमा-गर्मी हुई। सुब्रमण्यम स्वामी भी थे। उन्होंने कहा, मोरारजी देसाई ने जेपी से, कि आपको इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना चाहिए था। आपको याद होगा कि जेपी ने पुलिस और सेना से कहा था कि वो सरकार के इल्लीगल और इमोरल आदेश को नहीं माने। तो उनको डर लग रहा था कि क्या कुछ आगे बड़ा हार्श स्टेप हो सकता है। बीजू पटनायक ने कहा कि इंदिरा गांधी हार्श स्टेप भी ले सकती हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, क्या मार्शल लॉ लगाया जा सकता है? तो मोरारजी देसाई और जेपी ने कहा कि नहीं नहीं, वो नेहरू की बेटी हैं इंदिरा, वो ऐसा स्टेप नहीं लेंगी। जयप्रकाश नारायण भी वहां पर खाना खा रहे थे, वो वहीं रुक रहे थे। मोरारजी देसाई खाना खाकर जल्दी वहां से निकल गए। सुब्रमण्यम स्वामी भी वहां से निकल गए। कुछ और नेता थे, वो निकल गए। रात को 2 बजे राधा कृष्ण के आवास पर, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दरवाजा खटखटाया जाता है जोर से, और वहाँ उनके बेटे हैं जो आर.वी. शारदा प्रसाद की कजिन हैं, उल्लास, वो दरवाज़ा खोलते हैं। तो इंस्पेक्टर दरवाज़ा खोलते ही रिवॉल्वर उनके सीने पर लगा देता है और कहता है कि जेपी कहाँ है, उन्हें निकालो। जेपी को निकाला जाता है। राधा कृष्णा जेपी के साथ जाते हैं और उन्हें पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ले जाया जा सकता है। वहाँ मैक्सवेल परेरा होते हैं, उनके सामने वो सरेंडर करते हैं और उन्हें सर्किट हाउस में भेज दिया जाता है और हाउस अरेस्ट बताया जाता है। हालांकि अरेस्ट वारंट राधा कृष्ण के नाम पे था, लेकिन पुलिस उस समय की भगदड़ में और जेपी को पकड़ने के चक्कर में उनको भूल गई, तो राधा कृष्ण वहां से निकल गए। उल्लास ने उस समय तमाम जो नेता थे उनको फोन किया। मोरारजी देसाई को फोन किया, सुब्रमण्यम स्वामी को फोन किया, नानाजी देशमुख को फोन किया, जॉर्ज फर्नांडिस को फोन किया। जॉर्ज फर्नांडिस उस समय थे उड़ीसा में, गोपालपुर में। वो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मना रहे थे सी के पास, समुद्र के किनारे पर। नानाजी देशमुख को जैसे ही खबर मिली तो वो गायब हो गए, और मोरारजी देसाई ने कहा कि मैं तो नहीं भागूंगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला, और पुलिस ने आकर उनको अरेस्ट कर लिया। उनको उस समय अरेस्ट कर लिया गया। सुब्रमण्यम स्वामी जो थे, उनको कहा गया कि भाई आप क्या कर रहे हैं। उनके पास इंस्पेक्टर का फोन आया, उन्होंने रात को 2 बजे, और उसने कहा कि मुझे आपके साथ कुछ ज़रूरी बात करनी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, भाई रात को 2 बजे ऐसी क्या ज़रूरी बात है। तो शायद वो सिंपैथाइजर था स्वामी का या विपक्षी नेताओं का। तो उन्होंने कहा कि जब आप घर पर नहीं होंगे वो बताइए, मैं उस वक्त आऊँगा। तो स्वामी उस बात को समझ गए और वो भी वहाँ से निकल गए और गायब हो गए। अब एक और बड़े नेता, उनके बारे में आपको पता है, चंद्रशेखर, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। चंद्रशेखर उस समय दिल्ली के रिवोली सिनेमा में नाइट में एक फिल्म देख रहे थे देर रात को, और उनके साथ कौन थे? नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बीपी कोइराला। पुलिस ने उनको वहां जाकर गिरफ्तार किया, लेकिन वहां पर जो पुलिस वाला आया था, ऑफिसर आया था, उसने भी चंद्रशेखर को कहा कि मैं आपकी जो गिरफ्तारी है वो आधा घंटे बाद देर से दिखाऊंगा। यदि आपको किसी को फ़ोन करना हो, आपको किसी को वार्न करना हो, तो वो तमाम लोगों को वार्न कर दीजिए कि वो भाग सकते हो तो भाग जाए। आधा घंटे का समय उस समय उन्होंने दिया। आर.वी. शारदा प्रसाद लिखते हैं कि जो पिता हैं उनके, एच.वी. शारदा प्रसाद, वो उस दिन रात को 2 बजे घर लौटे थे और उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, और सुबह 4:30 बजे वापस चले गए थे। आपको याद हो कि सुबह 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। एच.वी. शारदा प्रसाद को क्या कहा गया, बिशन टंडन जो प्रधानमंत्री के सलाहकार थे, उनको क्या कहा गया, इस पर बहुत सारी चर्चा होगी। लेकिन मैंने कहा कि ये विपक्ष के नेता उस दिन क्या थे। और अटल बिहारी वाजपेयी और लालजी, जिन्हें हम कहते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उनके बारे में आप पूछेंगे भाई वो तो बड़े नेता थे, वो कहाँ थे। तो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी और श्याम नंदन मिश्र, 3 नेता थे जो गए थे बेंगलोर। अटल बिहारी वाजपेयी एक दिन पहले चले गए थे, और आडवाणी जी उसी रात 25 की रात को वहां पर गए थे बेंगलोर में। तो सुबह सुबह उनके पास खबर आई कि प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया और आपको गिरफ्तारी की जाने वाली है। उस रात को बहुत सारे नेताओं की गिरफ्तारी हो गई है। हाँ, एक बात और, प्रधानमंत्री आवास पर ओम मेहता साहब थे। ओम मेहता थे उस समय स्टेट होम मिनिस्टर, और संजय गांधी, वो रात को बैठकर पूरी लिस्ट बना रहे थे कि किस किस को अरेस्ट किया जाना चाहिए, और पूरे देश भर में अलग अलग नेताओं को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तारी की गई। और जो बहादुर शाह जफर मार्ग है दिल्ली का, जिसमें बड़े अखबार छपा करते हैं,
टाइम्स ऑफ इंडिया था, इंडियन एक्सप्रेस था और तमाम अखबार थे, उनकी रात को बिजली काट दी गई ताकि वो अखबार नहीं निकल सके, यानी 26 जून को वो अखबार नहीं आ पाए। इंडियन एक्सप्रेस ने, आपको याद होगा कि इमरजेंसी के खिलाफ एक ब्लैक कॉलम छापा था विरोध में, खाली कॉलम की भाई आवाज़ बंद कर दी गई है। ऐसी बहुत सारी बातें हुई। उनको वहाँ पर जब सुबह सुबह ये बात हुई और अडवाणी जी ने वाजपेयी जी को बताया कि आपकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस आने वाली है कुछ देर में, जब तक ये बात होती पुलिस वहाँ पहुँच गई थी, तो उन्हें बेंगलोर में गिरफ्तार किया गया। वो वहाँ पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी दल बदल कानून को लेकर, उसके लिए गए थे। दरबारा सिंह उसके लीडर होते थे कांग्रेस के, लेकिन उन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, श्यामनंदन मिश्र को, अटल बिहारी वाजपेयी को, लाल कृष्ण आडवाणी को। और जो जॉर्ज फर्नांडिस उड़ीसा के गोपालपुर में सी के पास बैठे हुए थे, जैसे ही उन्हें खबर मिली वो लुंगी में ही निकल गए, साफा बांधा और लुंगी पहने पहने ही निकल गए एक ट्रक में बैठकर। कुछ लोग बच गए, कुछ लोग जेल में चले गए, लेकिन जो लोग बचे भी वो भी लगातार बच नहीं पाए, कभी न कभी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। और जॉर्ज फर्नांडिस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दो लोगों का नाम यहाँ पर जिक्र करते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस और सुषमा स्वराज, जो अंडरग्राउंड रहकर उन्होंने जो जेल में लोग थे उनके परिवारों की और पार्टी के कार्यकर्ताओं की और तमाम पार्टियों में जिस तरह का एक समन्वय होना चाहिए और इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, उसको निभाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये छोटी सी कहानी है इमरजेंसी की उस रात की, 25 जून की रात की बात। फिर से आखिर में संविधान हत्या दिवस तो मनाइए। अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र और तानाशाही में बहुत बारीक फर्क होता है, वो भावना का फर्क होता है। सच में एक बारीक फर्क होता है, इस फर्क को सबको याद रखना चाहिए। और जब हम संविधान हत्या दिवस मना रहे हों, लोकतंत्र की हत्या करने के नाम पर आपातकाल को याद कर रहे हों, तो ये भी याद रखना चाहिए कि आपातकाल लगाने वालों का सबक और सबब क्या था, क्या हासिल हुआ आपातकाल लगाने वालों को। याद रखेंगे तो संविधान हत्या दिवस मनाना भी एक काम की चीज होगा। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने दोस्तों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।